नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी हमने बात की थी। आज जो हमारा दो अभिक्रियाएं बचती हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं हैं, और एक संक्षारण और विकृत गंधिता, और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जरा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण भी होता है। उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ किसका निर्माण भी होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण भी होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो एक उदाहरण के रूप में हम मैथेन का दहन कर सकते हैं। मैथेन क्या होता है आपका? CH4। ये क्या है आपका? मैथेन है। इस मैथेन का हमें क्या करवाना है? मैथेन का यदि हम दहन करवाते हैं, CH4 इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो आपका दो बनेंगे मुख्य उत्पाद के रूप में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल बनेगा। साथ में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं कि जो शोषण है, शोषण की जो क्रिया होती है, शोषण भी किस प्रकार का है? शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण भी कौन सी अभिक्रिया है का उदाहरण होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होता है शोषण में? शोषण में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं तो क्या होगा शोषण के दौरान कि जो ग्लूकोज हमारा होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसका विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का, और क्या क्या बनेगा? जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसलिए शोषण भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यदि इसको हम समझना चाहें एक ग्लूकोज को कैसे, कि C6H12O6 ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो उत्पाद के रूप में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, और साथ में क्या बनती है? ऊष्मा बनती है। साथ में ऊष्मा बनती है तो ग्लूकोज का विखंडन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में जल बन जाता है, और इसके साथ साथ क्या भी निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। इसलिए शोषण भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होगा? उदाहरण होगा। तो ग्लूकोज C6H12O6 विखंडित हो गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यदि हम इसको संतुलित करें तो यहां पर 6 ऑक्सीजन के आ जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं? अब 12 हो चुके हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 यहां पर 12 हैं, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? यहां पर 12 हो चुके हैं, यहाँ 6, और यहां अगर हम लगा देते हैं 6 तो हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ 6, और अब ये जो समीकरण होगी हमारी ये संतुलित हो जाएगी। ऑक्सीजन की कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं, और 12, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? सॉरी, एक मिनट, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के 12 और 6 18, यहाँ भी 12 और 6 18, ऑक्सीजन बराबर हो गई। कार्बन के 6 हैं, कार्बन के यहाँ भी 6 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 12 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन के भी 12 हैं, और साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा
एक हम और भी देख सकते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जो साग सब्जियां हैं, साग जो सब्जियां हैं, इन साग सब्जियों का जो विखंडन होता है, ये साग सब्जियां जो विकसित होती हैं, ये भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊष्मा क्षेपी में हमने बात की कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न होगी उत्पाद के साथ साथ। यहां पर इसका ठीक विपरीत है। ये जो आपकी ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा, ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा, ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ऊष्मा को क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक उदाहरण तो हम क्या देख सकते हैं? एक उदाहरण तो देख सकते हैं हम कि जब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। किसको? ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा, और ये किसमें किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक उदाहरण ये हो सकता है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों ही ऊष्मा को ग्रहण करेंगी, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड NO का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। NO का निर्माण हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसमें भी ऊष्मा को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। इसमें भी ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। अब एक और चैप्टर की, यदि हम इसी चैप्टर के एक और टॉपिक की बात करें, आता है आपका संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संक्षारण क्या होता है।
संक्षारण क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संक्षारण होता क्या है। संक्षारण में क्या होगा कि संक्षारण कौन सी प्रक्रिया होती है संक्षारण, तो इसके बारे में यदि हम देखें संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण में क्या होगा कि जब कोई भी धातु हो सकता है आयरन हो सकता है कॉपर हो सकता है आपका सिल्वर हो, ये कोई भी जो धातु होती हैं, ये कोई भी धातु अपने आसपास के वातावरण से ये तीनों ही धातु क्या करती हैं, अपने आसपास के वातावरण से आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में, ऑक्सीजन या नमी आदि के संपर्क में आकर क्या होते हैं कि इनकी ऊपर वाली जो परत है या वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, धीरे धीरे उनका क्षरण होने लगता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या होगा कि संक्षारण में क्या होता है कि जब धातुएं अपने आसपास के वातावरण से या अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आती हैं, तो उनकी ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, धीरे धीरे उनका क्षरण होने लगता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण की घटना कहा जाता है, संक्षारण की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर इसका उदाहरण हम देखें तो क्या होगा कि जब लोहा होता है, बारिश का मौसम आ रहा है, वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि जब लोहा ऐसे वातावरण में अपने वायुमंडल से अपने वातावरण से क्या करता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर भी एक उसकी जो ऊपर की परत है वो भी कैसी होने लगती है, वो ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे लाल भूरे रंग की होने लगती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो और उसकी ऊपर की परत धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है। तो लोहे पर जो जंग लगना है वो भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो चांदी होती है, उस चांदी पर भी चांदी क्या हो जाती है, काली हो जाती है, चांदी का काला होना भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का भी उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर जो है, इस कॉपर पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, उस हरे रंग की परत चढ़ जाने का कारण भी क्या होता है, संक्षारण की घटना ही होती है। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण किसके हैं, ये संक्षारण के हैं। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें कि संक्षारण क्या होता है, तो धातुएं अपने आसपास की वातावरण से, लिखें इसमें कि धातुएं अपने आसपास के वातावरण से या धातुएं अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल आर्द्रता आदि से क्रिया करती हैं, जिससे उनकी परत का क्षरण होने लगता है, इस घटना को, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो क्या होगा, वातावरण में उपस्थित जो अम्ल है, आर्द्रता है आदि से क्रिया करती हैं, जिससे उनकी परत का क्षरण होने लगता है, वो संक्षारित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, वो क्या क्या बातें हो सकती हैं
कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो जो लोहा है उस लोहे पर जंग लगना संक्षारण का ही उदाहरण है। क्या होगा, लोहे का सूत्र क्या हो सकता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और X अणु किसके हो जाएंगे, यहां पर जल के अणु हो जाएंगे। तो ये जो सूत्र होगा ये क्या होता है, आपका जंग होता है। ये क्या होता है, जंग होता है। तो इसके संपर्क में आकर लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और क्या हो सकता है, चांदी का काला होना भी इसी का ही क्या है, उदाहरण है। कॉपर या तांबे का हरा होना, ये दोनों भी किसके उदाहरण है, ये भी दोनों आपके संक्षारण के उदाहरण, ये भी आपका संक्षारण ही होता है। तो ये हमारा संक्षारण। अगर एक छोटी सी बात और कर लें कि संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं, संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। तो संक्षारण से बचने के लिए हम धातुओं पर या तो ग्रीस लगाया जा सकता है या फिर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट या ग्रीस के द्वारा हम धातुओं को संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मिश्र धातुओं के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धातुओं के द्वारा भी संक्षारण से बचा जा सकता है। एक प्रक्रिया होती है यस्त लेपन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है, यस्त लेपन की प्रक्रिया। यस्त लेपन गैल्वेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उस गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम लोहे पर या इस्पात पर किसकी परत चढ़ा देते हैं, जेडन जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन अर्थात यस्त लेपन की प्रक्रिया कहा जाता है। और इससे जो लोहा होता है वो नमी, और उसके ऊपर क्योंकि किसकी परत हमने चढ़ा दी, जेडन की परत चढ़ा दी, इसलिए उसके वो नमी और ऑक्सीजन और अम्ल के संपर्क में नहीं आता और संक्षारित होने से बच जाता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम संक्षारण से बच सकते हैं, उसका बचाव किया जा सकता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, यहाँ मैं आपको लिख भी देता हूं कि संक्षारण से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, संक्षारण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से बचाव तो हम धातुओं पर क्या कर सकते हैं, धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर, और क्या कर सकते हैं, मिश्र धातुओं के द्वारा, मिश्र धातु के द्वारा। और एक तीसरी प्रक्रिया होती है यस्त लेपन की प्रक्रिया। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा लोहा होता है, जो हमारा इस्पात होता है, उस पर किसकी परत चढ़ा देंगे, जेडन जिंक की परत चढ़ा देंगे। जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होगी, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यस्त लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, इनका बचाव किया जा सकता है। अब एक टॉपिक और आता है आपका विकृत गंधिता, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है, ये सारी बातें आप थोड़ा सा देखें, इसको उतार भी सकते हैं आप। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी ही। इनमें से वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको हल्के में नहीं लेना है। तो विकृत गंधिता हम किसे कहते हैं, विकृत गंधिता क्या होगा। विकृत गंधिता जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, विकृत का मतलब होता है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाना, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाना। और विकृति किसमें उत्पन्न हो रही है, विकृत गंधिता, जैसे कि नाम से ही पता है। तो विकृत गंधिता का मतलब होता है, विकृत गंधिता का मतलब होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि गंध में क्या उत्पन्न हो जाना,
विकृति उत्पन्न हो जाना। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी वसायुक्त या जो तेलीय सामग्री होती है, वसायुक्त या तेलीय जो सामग्री होंगी, उन वसायुक्त या तेलीय सामग्री को क्या करते हैं, जब लंबे समय तक उसको रखा जाता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, और लंबे समय तक रखने से ऑक्सीजन के संपर्क में जब वो आ जाएंगी तो उनका हो जाता है उपचयन, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, और गंध के साथ साथ उनके स्वाद में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहा जाता है। तो कैसे पदार्थों को, तेलीय वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनको जब लंबे समय तक वायु में रखा जाता है तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका उपचयन हो जाता है, और इससे उनके स्वाद और गंध दोनों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता हम कहते हैं। इसीलिए विकृत गंधिता से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, जो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा और उनके स्वाद और गंध दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस के भरने से क्या होगा कि उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा और वो लंबे समय तक बने रहेंगे। तो यहां पर अगर हम लिखें कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, क्या होती है विकृत गंधिता, कि जब तेलीय वसायुक्त जो तेलीय पदार्थ हैं, वसायुक्त तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला रखा जाता है, या तेलीय युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी वजह से क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से। ये प्रक्रिया क्यों है, इसकी विकृत गंधिता का कारण क्या है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, इनकी क्रिया ऑक्सीजन से हो जाती है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और इस वजह से इसमें के स्वाद और गंध दोनों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उनको भी लंबे समय तक वो बने रहे, उनके गंध में परिवर्तन ना हो, तो इसलिए उनमें चिप्स और कुरकुरों में कौन सी गैस का भर दिया जाता है, चिप्स और कुरकुरों में, चिप्स व कुरकुरों के जो पैकेट होते हैं उन पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन ना हो सके। तो ये था हमारा क्या, विकृत गंधिता। अब ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार वाला, ये संपन्न हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है। कल हम क्या करेंगे, कल हम इस पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। 2 दिन में हमारा ये चैप्टर दोबारा हम इसको रिवीजन करके इसको संपन्न कर देंगे, तो हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम विद्युत वाला टॉपिक लेकर चलेंगे, जो हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर लगता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 11वां जो अध्याय है हमारा, 11वां जो चैप्टर है
विद्युत, उस विद्युत पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसके रिवीजन के बाद। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, इसको लाइक और शेयर करना, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट से पता लग जाता है कि कौन से बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं, कौन से बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं और वो रुचि दिखा रहे हैं। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी कोई भी बच्चा पुराना है वो पुराने बच्चे भी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी इसमें जोड़े। और हमारा ये पूरा सिलेबस इस पर करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि इस YouTube के माध्यम से ही आपको पूरे जो साइंस का ये पूरा जो आपका विषय है इसको समाप्त कर दिया जाए इसी YouTube के माध्यम से। तो हम इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बाकी की आगे की जो चैप्टर रहेगा वो दूसरी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो धन्यवाद।